नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अरेस्ट करा। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के सेक्शन 8C, 20B, 27 और 35 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। हमारे फोन स्क्रीन से लेकर टीवी स्क्रीन तक लगातार एक ही नाम फ्लैश हो रहा है, एनसीबी। और ऐसा लंबे समय से हो रहा है, सिर्फ अभी की बात नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में भी एनसीबी एक्टिव हुआ, घंटों लंबी पूछताछ हुई, गिरफ्तारियां बहुत सी हुई। लेकिन सवाल यह है कि एनसीबी क्या है, इनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, पुलिस से शुरू होने वाले केस एनसीबी तक कब पहुंचते हैं, ड्रग अब्यूज के खिलाफ काम करने वाली एनसीबी के लिए कौन से पदार्थ कानूनी हैं और कौन से गैर कानूनी हैं, और ये नारकोटिक्स एक्ट क्या होता है जिसके तहत दोषी पाए जाने पर सजा हो जाती है। आज एनसीबी और इसके कामकाज से जुड़ी अहम बातों से आपको परिचित कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सबसे पहला सवाल, कौन से ड्रग्स दवा और कौन से जहर हैं? ड्रग्स को बेसिकली लिसिट और इलिसिट की कैटेगरी में बांट कर देखा जाता है, यानी कि कानूनी और गैर कानूनी ड्रग्स। फिर कुछ आते हैं जो नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे हेरोइन, जिसे अफीम पोस्ता से बनाया जाता है, या केमिकली तैयार किए जाने वाले ड्रग्स, एक्सटेसी, एलएसडी आदि। ड्रग्स चाहे किसी भी तरीके से बनाए जाते हो, लेकिन ये सभी किसी न किसी स्तर तक दिमाग पर असर करते हैं। इसलिए इनकी कैटेगरी को समझने का सबसे सही तरीका है इनके दिमाग पर होने वाले इफेक्ट के आधार पर इन्हें बांट दिया जाए। दिमाग पर असर करने के आधार पर दो कैटेगरीज आती हैं, स्टिमुलेंट यानी कि उत्तेजक और डिप्रेसेंट यानी अवसादक। दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्तेजक। आम भाषा में इन्हें अपर कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जो शरीर की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देते हैं। दरअसल दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच होने वाली मैसेजेस के आदान प्रदान को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं। इनके इस्तेमाल के वक्त इंसान खुद को टाइटैनिक वाला जैक समझने लगता है, जैसे मैं ही इस दुनिया का राजा हूं ऐसा समझता है। लेकिन इनका असर उतरने के बाद कमजोरी महसूस होती है, शरीर कांपने लगता है, थकान की शिकायत होती है। कोकेन, ब्रेकिंग बैड वाला क्रिस्टल मेथ और एक्सटेसी कुछ गैर कानूनी उत्तेजक हैं। वहीं कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन भी एक उत्तेजक है। रिटालिन एक स्टिमुलेंट दवा है जिसे डॉक्टर स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, अवसादक। इन्हें आम भाषा में डाउनर कहा जाता है। उत्तेजक से ठीक उल्टा फंक्शन करता है। अवसादक वो नारकोटिक सब्सटेंस है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच आने जाने वाले सिग्नल्स को धीमा कर देता है। इससे इंसान को तनाव रहित होने का एहसास होता है। लीगल डिप्रेसेंस इंसोम्निया और एंजाइटी से जूझ रहे मरीजों को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। शराब, पेन किलर्स और हेरोइन डाउनर्स के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से शराब और पेन किलर्स लीगल हैं, वहीं हेरोइन इलीगल है। अब बात एनडीपीएस एक्ट और उसके अंतर्गत काम करने वाली एनसीबी की। एनडीपीएस एक्ट कितना सख्त है? हमारे संविधान का आर्टिकल 47 कहता है राज्य मेडिसिनल यूज से अलग मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सब्सटेंसेस के यूज का निषेध करेगा। संविधान के इसी आर्टिकल पर बेस्ड है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीपीएस एक्ट भी कहा जाता है। संसद ने इसे 1985 में पास किया था। यह कानून किसी एक व्यक्ति को मादक दवाओं के प्रोडक्शन, सप्लाई, ओनरशिप, ट्रांसपोर्टेशन, खरीद या यूज करने के लिए प्रतिबंधित करता है। 1985 में पारित होने के बाद अब तक 3 बार एनडीपीएस एक्ट में संशोधन आ चुके हैं। 1988, 2001 और 2014 में। बहुत सारे नशीले पदार्थ ऐसे हैं जिनका उत्पादन जरूरी है, लेकिन इन पर कड़ी निगरानी रखने की भी जरूरत होती है, वरना बड़े स्तर पर किए गए प्रोडक्शन से लोगों में लत पड़ने का भी खतरा है। ऐसे में सरकार एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले सब्सटेंसेस पर कंट्रोल कसती है। एनडीपीएस एक्ट एक सख्त कानून है। इसकी धारा 42 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बिना किसी वारंट के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने तक का अधिकार होता है। अब कौन कौन से ड्रग्स प्रतिबंधित हैं? तो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित ड्रग्स की लिस्ट जारी होती है, जिसे केंद्र सरकार जारी करती है। हालांकि ये लिस्ट समय समय पर बदलती जरूर रहती है। लिस्ट में बदलाव के लिए राज्य सरकारें भी सुझाव देती रहती हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में 2 दवाओं के नाम छिपे हैं। पहला है नारकोटिक्स और दूसरा है साइकोट्रोपिक। नारकोटिक्स होते हैं नींद लेने वाले ड्रग्स। नारकोटिक में जो दवा या पदार्थ आते हैं वो नेचुरल होते हैं या फिर किसी नेचुरल चीज से बनाए जाते हैं, जैसे गांजा, मॉर्फिन, अफीम, चरस आदि। दूसरा है साइकोट्रोपिक। दिमाग के फंक्शंस पर असर डालने वाले ड्रग्स को साइकोट्रोपिक कहते हैं।
इनमें वो दवाएं आती हैं जो केमिकल बेस्ड होती हैं या फिर जिन्हें 2 या 3 केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे LSD और MDMA। इन दवाओं और नशीले पदार्थों से जान जाने की नौबत तक आ सकती है। हालांकि इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में सहायक साबित होते हैं, लेकिन अगर इन्हें अनियंत्रित मात्रा में लिया जाए तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। जैसे कफ सिरप, याद होगा आपको, लोग उसे नशा करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, बाद में सरकार को उसे बैन तक करना पड़ा था। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों को क्या पुलिस पकड़ती है और कोई और संस्थान, ये भी जान लेते हैं। और क्या 10 ग्राम गांजा रखने वाले और 1 किलो कोकेन के साथ पकड़े जाने वाले का एक ही हश्र होता है? अब इस बारे में बात करते हैं। तो एनसीबी के अंदर क्या क्या आता है? एनडीपीएस एक्ट 14 नवंबर 1985 को लागू किया गया, जिसके तहत एक सेंट्रल अथॉरिटी का गठन किया गया जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करेगी। नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कार्यवाही करने वाली इस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का नाम था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम सब एनसीबी के नाम से जानते हैं। इसके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इंडियन पुलिस सर्विस या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी ही होते हैं। एनसीबी का मेन ऑब्जेक्टिव है इलीगल नशीले सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मिसयूज आदि से जुड़े मामलों पर कार्यवाही करना। पिछले लंबे समय से मीडिया में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का नाम अलग अलग ड्रग्स केस में सामने आ रहा है। सभी के खिलाफ एनसीबी कार्यवाही कर रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एनसीबी सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस से ही वास्ता रखती है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एनसीबी के लिए सब बराबर है, बस मीडिया अटेंशन की वजह से आम केसों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे उन्होंने बताया कि एक रेड में उन्होंने LSD बरामद किया, वो भी हिटलर की ऑटोबायोग्राफी माइन कॉम्फ से। एक बेकरी पर छापा मारा जहां गांजे को इस्तेमाल करके पेस्ट्रीज बनाई जा रही थी। चूंकि एनसीबी सीधे केंद्र सरकार के अंडर काम करती है, इसलिए वो देश में कहीं भी कार्यवाही कर सकते हैं। एनसीबी को किसी भी तरह के ड्रग अब्यूज से जुड़ा इंटेलिजेंस जुटाना होता है, जिसके लिए वो सीबीआई, स्टेट पुलिस और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी मदद ले सकती है। ऑल इंडिया लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने के साथ साथ एनसीबी विदेशी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी असिस्ट करती है। ड्रग अब्यूज के मामलों में अरेस्ट करने के बाद एनसीबी सजा कैसे डिसाइड करती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 मानकों पर सजा निर्धारित की जाती है। ये सजाएं बैंड सब्सटेंसेस की क्वांटिटी के बेसिस पर तय होती है। मात्रा या क्वांटिटी के आधार पर 3 तरह की सजा होती है। पहली, स्मॉल क्वांटिटी। अगर कोई इंसान कम मात्रा में इलीगल ड्रग्स का यूज या फिर सप्लाई कर रहा है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस तरह का अपराध जमानती होता है, हालांकि बार बार पकड़े जाने पर जमानत मिलना फिर मुश्किल हो सकता है। दूसरा, कमर्शियल क्वांटिटी। इस तरह के अपराध में पकड़े जाने पर जमानत नहीं मिलती है। 10 से 20 साल तक की जेल और 1-2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर तीसरा, स्मॉल और कमर्शियल के बीच की क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी। इस केस में 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले सब्सटेंसेस और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है। और यहां भी बता दें कि केंद्र सरकार समय समय पर क्वांटिटी बदलती रहती है। किसी भी नशीले सब्सटेंस की कम क्वांटिटी किसी दूसरे नशीले सब्सटेंस की स्मॉल क्वांटिटी से अलग हो सकती है। जैसे 5 ग्राम हेरोइन और 1 किलो गांजा, दोनों ही स्मॉल क्वांटिटी वाले अपराध में शामिल हैं। यह मामला ट्रिकी हो जाता है कि किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी और उसके आधार पर सजा कैसे निर्धारित की जाए। ऐसे में नशे के टाइप के हिसाब से क्वांटिटी तय होती है। जैसे हेरोइन गांजे से ज्यादा नशीली है। अब क्या सजा मिलती है? एनडीपीएस एक्ट की कुछ मेजर धाराओं में ड्रग्स की सप्लाई करना, तस्करी करना, ड्रग्स के कारोबार में पैसे लगाना, खुद ड्रग्स लेना या अफीम की खेती करना, ऐसे अपराध शामिल हैं। सेक्शन 19 के तहत अफीम की खेती करने पर 10 से 20 साल तक की सजा और 1-2 लाख रुपए का जुर्माना होता है। दूसरा, सेक्शन 23 के तहत नारकोटिक या फिर साइकोट्रोपिक दवाओं की सप्लाई पर 6 महीने से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकती है। तीसरा, सेक्शन 27 के अंतर्गत कोकेन, मॉर्फिन, हीरोइन लेने पर 1 साल तक की सजा, 20,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। चौथा, अगर कोई शख्स बार बार अपराध करता है तो पहले की तुलना में अगली बार 1.5 गुना सजा मिलती है। साथ ही मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ऐसा एनडीपीएस एक्ट की धारा 31A के तहत किया जा सकता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। 5, इस कानून में एक राहत भी है। अगर कोई शख्स ड्रग्स के नशे का आदी है लेकिन वह इसे छोड़ना चाहता है तो सेक्शन 64A के तहत उसे इम्यूनिटी यानी राहत मिल जाएगी। सरकार उसका इलाज भी करवाती है। 6, एनडीपीएस एक्ट के फर्जी मुकदमों से बचाने के लिए धारा 50 बचाव का काम करती है। इसके तहत अगर पुलिस या किसी जांच अधिकारी को किसी के पास नशीला सब्सटेंस होने का शक हो तो उसकी तलाशी किसी गैजेटेड अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ही ली जा सकेगी। 7वां,
एनडीपीएस एक्ट में 3 पौधों को भी इस्तेमाल किया गया है। इनकी खेती, खरीदने, बेचने, यूज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार से परमिशन लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सजा मिल सकती है। ये पौधे हैं कोका, जिससे कोकेन बनता है, गांजा और पोस्त, जिससे अफीम बनती है। तो ये थी दोस्तों आपके लिए श्री एनसीबी कथा। नशा घातक चीज है, इससे दूर रहे और ऊपर वाला आपको एनसीबी से भी दूर रखे। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई हमारे साथी यमन ने। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।